नमस्कार। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की श्रृंखला में आगे है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धतियाँ। आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रजातंत्र बहुमत का शासन होता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं हो। यही कारण है कि प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की समस्या लेखकों के विवेचन का विषय रही। जे.एस. मिल ने इसे प्रजातंत्र का आवश्यक अंग मानता है और मिल इस बात को स्वीकार करता है कि प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुमत का शासन होना चाहिए और अल्पमत को उसकी इच्छा के सामने झुकना चाहिए, परंतु इसका यह आशय नहीं है कि अल्पमत वालों को प्रतिनिधित्व ही न मिले। परिभाषा। अल्पसंख्यकों की एक निश्चित व आदर्श परिभाषा देना कठिन है। साधारण भाषा में ये ऐसे लोगों का समूह है जो दूसरों से संख्यात्मक दृष्टि से थोड़े होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये ऐसे लोगों का निर्बल समूह है जिसकी अपनी निर्जातीयता, धार्मिक व भाषाई परंपराएं विशेषता होती हैं जो राजनीतिक समुदाय के अन्य भागों से भिन्न होती हैं। शब्दकोश के अनुसार अल्पसंख्यक ऐसे लोगों का समूह है जो सामान्य वंश, भाषा या धार्मिक विश्वासों के बंधनों में बंधे हुए हों और जो इस संबंध में राजनीतिक समुदाय के निवासियों के बहुमत से अपने आप को भिन्न समझते हों। अल्पसंख्यक बनने के लिए केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि पृथक पहचान भी आवश्यक है। अब देखेंगे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के विभिन्न साधन या पद्धतियाँ। सबसे पहली है द्वितीय मत प्रणाली, सेकंड बैलेट सिस्टम। इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य होते हैं, परंतु उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए मतदान में पड़े कुल मतों के पूर्ण बहुमत यानी 50% से एक अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यदि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है और दोबारा निर्वाचन कराया जाता है, परंतु दोबारा केवल उन दो उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है जिन्होंने रद्द किए गए पहले निर्वाचन में सबसे अधिक मत प्राप्त किए हों। इस तरह सफल उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है। फ्रांस में इस प्रणाली का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। द्वितीय मत प्रणाली में अल्पसंख्यकों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिल जाता है और वे अपने मतों को अभिव्यक्त करने से पूर्व दो उम्मीदवारों में से किसी एक से राजनीतिक सौदेबाजी कर सकते हैं और अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। द्वितीय मत प्रणाली में दोष यह है कि इसमें धन का दुगना खर्च हो जाता है और यह भी आवश्यक नहीं है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ही जाए। दूसरी है इसमें वैकल्पिक मत प्रणाली या कि अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। इस प्रणाली को अधिमानिक या प्रासंगिक प्रणाली भी कहते हैं। द्वितीय मत प्रणाली में दोषों को दूर करने के लिए वैकल्पिक मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें मतदाता को एक ही मत डालना पड़ता है, परंतु इसमें वह अपनी पसंदगियों को अभिव्यक्त कर सकता है। यदि प्रथम वरीयता के किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, परंतु यदि किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम मत पड़े होते हैं उसे निकाल दिया जाता है और उसके मतों को दूसरी वरीयता के अनुसार दूसरे उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। निष्कासन और हस्तांतरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो जाता है। तीसरी है सीमित मत प्रणाली यानी लिमिटेड वोट सिस्टम। इस प्रणाली में बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 3 स्थान होते हैं। इसमें मतदाता को स्थानों की कुल संख्या से कम प्राप्त होते हैं। यदि कुल स्थान 3 है तो मतदाता को 2 मत प्राप्त होते हैं। इसे सीमित मत प्रणाली इसलिए कहते हैं कि इसमें मतदाता को कुल सदस्यों से कम सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है। मतदाता एक उम्मीदवार को एक ही मत दे सकता है। यह प्रणाली पुर्तगाल तथा अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित है। इस प्रणाली का लाभ यह है कि इसमें अल्पसंख्यकों को 3 में से 1 स्थान प्राप्त होने की संभावना रहती है, परंतु इसका दोष यह है कि इसमें अल्पसंख्यकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता और यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय कम संख्या में है तो वह प्रभावहीन रहता है। नेक्स्ट है एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्य होते हैं, परंतु प्रत्येक मतदाता को एक ही मत प्रदान किया जाता है। उम्मीदवारों का निर्वाचन बहुमत के आधार पर होता है। इसका प्रयोग जापान में कुछ वर्षों तक किया जाता रहा। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिल जाता है और अल्पसंख्यक समुदाय के सभी सदस्य अपने उम्मीदवार को मतदान
कर सकते हैं। पांचवी, इसमें संचयी मत प्रणाली, कम्युनिकेटेड वोट सिस्टम, इसे प्लम्पिंग मत प्रणाली भी कहते हैं। इसमें बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। इसमें प्रत्येक मतदाता के पास उतने ही मत होते हैं जितने की निर्वाचन क्षेत्र में स्थान। मतदाता चाहे तो अपने सभी मत एक ही उम्मीदवार को दे दे या उन्हें भिन्न भिन्न उम्मीदवारों में बांट दे। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उस समुदाय के सभी मतदाता अपने सभी मतों को अपने उम्मीदवार को दे सकते हैं। यह प्रणाली इंग्लैंड में विधानमंडलों और अमेरिका के कुछ राज्यों में विद्यमान है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें अल्पसंख्यकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। छठा है पृथक या सामुदायिक मत प्रणाली, सेपरेट या कम्युनल वोट सिस्टम। इस प्रणाली को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारतीय राष्ट्रपिता को विभक्त करने और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए 1909 के मार्लेमिंटो सुधारों द्वारा लागू किया था। पहला, इसमें निर्वाचन क्षेत्रों को क्षेत्रीय भौगोलिक क्षेत्र में बांटने के स्थान पर उन्हें धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर बांटा जा सकता है और संबंधित धर्म, जाति या संप्रदाय के मतदाताओं को अपना प्रतिनिधित्व निर्वाचित करने का अधिकार दिया जाता है। उदाहरणतः ब्रिटिश भारत में मुसलमान मुस्लिम प्रतिनिधियों को, हिंदू हिंदू प्रतिनिधियों को, सिख प्रतिनिधियों का और आंग्ल भारतीय अपने सजातीय प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते थे। दूसरा, निर्वाचन की संयुक्त प्रणाली को बनाए रखा जा सकता है, परंतु जातियों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखा जाता है। उदाहरणतः ब्रिटिश भारत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखा गया था। उपयुक्त दोनों विधियों में गुरुभार पद्धति को अपनाया जा सकता है, अर्थात अल्पसंख्यकों के लिए जो स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं यह आवश्यक नहीं है कि वे उनकी जनसंख्या के अनुपात में हो, वे उनकी जाति के महत्व के आधार पर भी निर्धारित किए जा सकते हैं। उदाहरणतः ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए गुरुभार पद्धति का प्रयोग किया गया था, यानी कि वेटेज। यह प्रणाली विष भरा सर्प है जो किसी राजनीतिक समुदाय को डसकर उसे विघटित कर सकता है। यह प्रणाली प्रतिनिधित्व के सिद्धांत और राष्ट्रीय हितों के विपरीत है। इससे जातियों में घृणा, कटुता, वैमनस्य और संघर्ष की भावनाएं पैदा होती है। सातवां, संरक्षण और नामांकन प्रणाली। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए संरक्षण प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र संयुक्त एक सदस्य होते हैं, परंतु कुछ स्थान अल्पसंख्यक जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर सुरक्षित कर दिए जाते हैं। उदाहरणतः भारत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित है। नामांकन प्रणाली का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ अल्पसंख्यक जाति की संख्या बहुत कम हो और वह संसद या विधानमंडल में कोई स्थान प्राप्त करने में सफल न हो। भारत में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में और राज्यपाल 1 प्रतिनिधि को विधानसभा में नामांकित कर सकता है, यदि इस समुदाय को संसद या विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की संरक्षण व नामांकन प्रणाली राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सुदृढ़ता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है, परंतु यदि इसका प्रयोग अल्पसंख्यकों की तुष्टि के लिए किया जाए या अल्पसंख्यक अपने विशेष लाभों का दुरुपयोग करे या उनका व्यवहार शरारतपूर्ण हो तो यह हानिकारक भी हो सकती है। अब है व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली के विरुद्ध प्रक्रिया है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के विरुद्ध प्रक्रिया है। इसकी धारणा है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली समाज के भिन्न भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती और यह भिन्न भिन्न हितों के प्रति अन्याय है। क्षेत्रीय सीमाएं कृत्रिम होती हैं और वे विभिन्न वर्गों की हितों की वास्तविक सीमाओं को, जिसमें आधुनिक समाज रचित है, पुष्ट नहीं करती। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का मूल विचार यह है कि सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक समूहों को, जिनके अपने विशिष्ट हित होते हैं, राष्ट्रीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस प्रणाली के प्रमुख समर्थक श्रेणी समाजवादी लेखक हैं। उदाहरणतः एक अध्यापक के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, एक कृषक के हितों का, एक जूता बनाने वाला जूते बनाने वाले के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जोड़ कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह उसके उद्देश्यों के एक समूह का प्रतिनिधित्व कर सकता है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का प्रयोग किसी न किसी रूप में अनेक राज्यों में किया गया। उदाहरणतः पूर्व सोवियत संघ में अखिल रूस कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ही होता था। मूल्यांकन।
यह सत्य है कि व्यवसाय वर्ग या कार्य के आधार पर समाज के भिन्न भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, परंतु इस प्रणाली को कार्यान्वित करने में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं वे उससे उत्पन्न होने वाले लाभों से कई अधिक है। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रमुख आधारों पर आलोचना की जाती है। पहला, सामाजिक और आर्थिक समूह को सुनिश्चित करना कठिन है। यदि उन्हें सुनिश्चित कर भी दिया जाए तो उनके लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व को निर्धारित करना एक जटिल समस्या है। कोकर और ओडी कहते हैं कि समूह अपनी रचना में अनिश्चित और अस्थिर होते हैं और अनेक आवश्यक व्यवसायों के मूल राजनीतिक प्रश्नों पर कोई सुनिश्चित हित नहीं होते। आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक करना एक जटिल समस्या है। इससे व्यवस्थापिका परस्पर विरोधी व्यावसायिक समूहों का अखाड़ा बन जाएगी, जहां राष्ट्रीय या सामान्य हित गौण पड़ जाए। यह राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत के विरुद्ध है। राष्ट्रीय संप्रभुता व्यवस्थापिका के सदस्यों को राष्ट्रीय सामान्य हितों के प्रतिनिधित्व की मांग करती है, वर्ग विशेष के हितों के लिए नहीं। वर्गीय प्रतिनिधित्व जब वर्गीय भावनाओं को जन्म देगा वहाँ वह वर्गीय विरोध को प्रबल भी बनाता है। इससे लॉबिंग या लॉग रोलिंग की प्रथाओं को जन्म देता है। आइए अब हम देखते हैं कि एक आदर्श प्रतिनिधित्व प्रणाली कैसी हो सकती है। सबसे पहला, इसमें वयस्क मताधिकार की परंपरा को अपनाया जाना चाहिए। दूसरा, निर्वाचन प्रणाली में मतपत्रों की गुप्तता को अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निर्वाचन को स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से संपादित करवाना चाहिए। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का होना वांछनीय है। निर्वाचन का स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रतिनिधित्व की क्षेत्रीय भौगोलिक व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतियोगी दल व्यवस्था को स्थान दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को विचारधारा या कार्यक्रम के आधार पर जनता में अपना चुनाव प्रचार करना चाहिए। पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्थान नहीं होना चाहिए। उपचुनाव की व्यवस्था होनी चाहिए। आपराधिक तत्वों या माफिया को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देना चाहिए। समाज के कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि कानून की अवहेलना करने वालों को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करना चाहिए। निर्वाचन याचिका दायर करने की व्यवस्था तो हो, लेकिन उसका निपटारण त्वरित होना चाहिए। प्रतिनिधियों तथा जनता में निरंतर संपर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। और लास्ट है, इसमें चुनाव में अपराध करने वाले तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व की उचित व्यवस्था के माध्यम से ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। थैंक यू।